जाता है तो वो उसको पता चल जाएगा कि ये खाने की चीज़ नहीं है, ये खेलने की चीज़ है। वो उससे खेलने लगेगा बच्चा। तो उसका जो खाने का स्कीमा था वो गलत हो गया, उसने नया स्कीमा बना लिया कि बॉल जो है ये खेलने के लिए है। अब वो बॉल जो है वाइट कलर की थी। अब डिफरेंट कलर ले आए वो बॉल्स का, डिफरेंट कलर की बॉल्स उसके सामने ले आए। वो पहले थोड़ा परेशान होगा, पहले थोड़ा कन्फ्यूजन में जाएगा कि ये क्या है, बॉल तो वाइट होती है, ये ग्रीन बॉल कहाँ से आ गई, ये ब्लू बॉल कहाँ से आ गई। तो वो उसको फेंकेगा, ज़रा कन्फ्यूजन के साथ फेंकेगा कि ये उठती है या नहीं उठती, पहले की तरह जंप करती है या इससे खेला जा सकता है या नहीं। फिर जब उससे उसी तरह खेला जा सकता है तो उसकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। वो इस इंफॉर्मेशन को साथ असिमिलेट कर लेगा कि बॉल जो है वो रेड कलर की भी हो सकती है, वाइट की भी हो सकती है, ग्रीन की भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम साइज की तरफ जाएं, पहले उसको एक बॉल दी गई जो मीडियम साइज की थी, फिर उससे बड़े साइज की, उससे बड़े साइज की बॉल, बड़ी वाली बॉल दी उसको। उसको भी उसने चेक करके देखा कि ये इससे खेला जा सकता है, ये ऐसे जंप करती है। तो उसके माइंड में पहले ये इंफॉर्मेशन थी कि ऐसी गोल गोल चीज़ जो है ये बॉल होती है। फिर उसको पता चल गया कि बॉल जो है वो मुख्तलिफ रंगों की भी होती है। उसने अपने स्कीमा में ये चीज़ ऐड कर ली। फिर उसको पता चला कि बॉल जो है उसका बड़ा साइज भी हो सकता है। ये चीज़ भी उसने उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर ली। तो जब आप अपने माइंड में मौजूद स्कीमा के अंदर कोई चीज़, कोई इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन ऐड करने को हम क्या कहते हैं? असिमिलेशन। लेकिन अगर लेकिन अगर आपके माइंड के अंदर एक स्कीमा है वो गलत होता है, उसको मॉडिफाई आप करते हैं, या फिर आपके माइंड के अंदर कोई नया स्कीमा बनता है, कोई नई चीज़ आप दरियाफ्त करते हैं जो आपने पहले नहीं देखी और आपको पता चलता है कि ये फलां चीज़ है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। कोई नया स्कीमा बनाते हैं, कोई, हाँ, इसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, ये बहुत मरतबा इम्तहान में पूछा गया है। आपने आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है, इसकी एक एक चीज़ को आपने नोट करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस थ्योरी में से बनते हैं। मैं इसलिए, मेरी कोशिश है कि आप लोगों को इस थ्योरी में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एकदम से उसको हल कर लें, एकदम से आपको सारी चीज़ों का पता हो। इसलिए आपने इसको ध्यान से सुनना है। अब देखें, ये जो स्कीमा बनने का प्रोसेस है, ये तो लगातार चलता रहता है, थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। हर रोज़ नए नए स्कीमा बन रहे हैं। अ, मिस लुबना कर रही थी स्क्रीन शेयर। जी दोबारा कर दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। जी, असिमिलेशन और अकोमोडेशन में क्लियर कट डिफरेंस ये है कि अकोमोडेशन है कि आपके जहन में एक चीज़ है, वो गलत साबित हो गई। मसलन बच्चे के माइंड में एक चीज़ थी कि बॉल जो है, वो जो गोल चीज़ होती है या वाइट होती है, वो चीज़ सिर्फ खेलने के लिए होती है और उसको बॉल कहते हैं। जबकि अगर वो अंडा आप उसको पकड़ा दे, वो अंडा जो वाइट और गोल सा होगा, वो उसको फेंकेगा तो वो उससे नहीं खेल सकेगा। तो अगर ऐसा बच्चा करता है तो उसका स्कीमा गलत साबित हो गया। वो जो अंडा है वो खेलने के लिए नहीं है, इसलिए उसको पता चल गया कि जो हर वाइट और गोल चीज़ होती है वो बॉल नहीं होती। उसके जहन में नया स्कीमा बन गया कि हर वाइट और गोल चीज़ बॉल नहीं होती, वो अंडा भी हो सकता है। ठीक है। अगर तो आपके माइंड की इंफॉर्मेशन गलत साबित होती है और आप उसको ठीक कर लेते हैं, तो ये अकोमोडेशन है। किसी नई चीज के बारे में आपको पता चलता है, नया स्कीमा आपके माइंड में कोई बनता है, तो ये भी अकोमोडेशन है। लेकिन अगर पुराने वाले स्कीमा के अंदर कोई इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है, यानी जैसे बॉल के बारे में पता था कि जो वाइट और गोल चीज है वो बॉल है, फिर पता चला बॉल जो है वो ग्रीन भी हो सकती है, यानी कलर्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई कि बॉल गोल होती है उसमें कलर डिफरेंट होते हैं। फिर साइज जो है उसका पता चल गया कि साइज बड़ा हो सकता है, बॉल बॉल गोल होती है और साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है। जब इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है एक पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन में, तो ये असिमिलेशन है। जब आप अपने स्कीमा को मॉडिफाई कर रहे हैं या नया स्कीमा बना रहे हैं, तो ये अकोमोडेशन है। ये समझ आइए। लगता है अभी भी कुछ कंफ्यूजन है।
अच्छा, अब देखें हर रोज नए नए स्कीमा बन रहे होते हैं। वो बिल्कुल ऐसे बच्चों के माइंड में या वो बिल्कुल जब स्टार्ट में बच्चे होते हैं ना, जब उनकी वो लर्निंग की एज होती है, ये प्याजे कहता है ना, जो चिल्ड्रन हैं दे आर लाइक लिटिल साइंटिस्ट। वो रोज रोज नए नए तजर्बे करते रहते हैं बच्चे, जो ये लाइक लिटिल साइंटिस्ट की तरह होते हैं, प्याजे कहता था। प्याजे ने अपने बच्चों पे भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उसने अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा था। तो ये देर इज जुम्बल ऑफ स्कीमा, एक जुम्बल हो जाती है स्कीमा की, ये ऐसे स्कीमा बन रहा है, एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, दूसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तीसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, सारा दिन डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन जो बिखरी हुई होती हैं, इसको हम प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, बिल्कुल उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। ये जैसे आपने देखा, यानी ऑर्गेनाइजेशन और एडेप्टेशन, ये जब ये सारे इंफॉर्मेशन को कैटेगरी वाइज या उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो इस अमल को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि खाने की चीज़ों की इंफॉर्मेशन एक कैटेगरी में हो गई, यानी बच्चा कहता है ये चीज़ भी खाने की है, ये भी खाने की है, ये भी खाने की है, ये भी खाने की है, उनकी कैटेगरी अलग हो गई। पहनने की जो चीज़ें हैं उनकी इंफॉर्मेशन अलग है, ये चीज़ भी पहनी जा सकती है, ये चीज़ भी पहनी जा सकती है, ये चीज़ भी। खेलने की चीज़ें जो टॉयज़ वगैरह हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अलग है, उनकी कैटेगरी अलग बना लेता है, यानी ये वाली चीज़ें उन अलग अलग कैटेगरी वाइज वो स्कीमास उसके माइंड में जब ऑर्गेनाइज होते हैं, तो इस अमल को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आप दुकान के अंदर देखें, बिस्कुट एक साइड पे पड़े हैं, दालें एक साइड पे पड़ी हैं, ड्रिंक वाली चीज़ें अलग वो उसमें फ्रिज में पड़ी हैं, या कहीं शैम्पू साबुन वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अलग जगह पे पड़ी हैं, वो कैटेगरी वाइज जो चीज़ें अरेंज हुई हुई हैं। उसी तरह इंफॉर्मेशन जो है वो कैटेगरी वाइज जब अरेंज होती है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह स्कीमा के थ्रू असिमिलेशन, अकोमोडेशन, ये असिमिलेशन और अकोमोडेशन के प्रोसेस से गुजर कर कैटेगरी वाइज अरेंज करके हम ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पर पहुंचने के बाद हम आ जाते हैं एक्विलिब्रियम पर, यानी बैलेंस तक आ जाते हैं। डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम का सफ़र, ये असिमिलेशन, अकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन को तय करके होता है। जब आप क्लियर हो जाते हैं चीज़ के बारे में इस सारे प्रोसेस के थ्रू, तो अब देखें ना, हर रोज़ असिमिलेशन भी होती है, अकोमोडेशन भी होती है, हर रोज़ ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। तो ये इन सारी चीज़ों से, इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ जब हमारे ये सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो इनसे क्या चीज़ डेवलप होती है? हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। इन सारी चीज़ों से हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, इस सारे प्रोसेस से। अगर आप लोगों को असिमिलेशन, अकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन या स्कीमा, इनमें से किसी की समझ नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, थैंक यू। अच्छा, प्याजे के नज़दीक जो एज है, इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एज, ये अगले अगली स्लाइड पे आइएगा, इसको एक बार पढ़ लें। डिसइक्विलिब्रियम इज अ मेंटल स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट अबाउट ऑब्जेक्ट्स। डिसइक्विलिब्रियम क्या है कि आप यानी कंफ्यूजन में होते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। वाइल इक्विलिब्रियम मीन्स द बैलेंस स्टेट, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आप बैलेंस की कंडीशन में, क्लैरिटी में हैं। प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन इज पार्शियल इनटू एडेप्टेशन एंड, यानी इक्विलिब्रेशन आगे एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन में बटा हुआ है। स्कीमा क्या है? स्कीमा मीन्स मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। जैसे मैंने वो वाइट बॉल और अंडे की मिसाल दी। स्कीमा ऑब्जेक्टिव होता है। हाँ, एक चीज़ जो मिसिंग हुई, स्कीमा जो है ये ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको पता होगा, स्कीमा सब्जेक्टिव नहीं हो सकता। जैसे सब्जेक्टिव तो होता है ना, अपनी मर्जी से चीज़ों की इंफॉर्मेशन ऐड कर लेना। इंफॉर्मेशन हमें जो सोसाइटी से या फिजिकल वर्ल्ड से मिलती है, उस वो इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव होती है, वो आपकी अपनी नहीं होती, वो ऑब्जेक्टिव होती है। तो वो जो स्कीमा है ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए है क्योंकि आप खुद से इसको क्रिएट नहीं करते, फिजिकल वर्ल्ड के थ्रू क्रिएट होता है। अकोमोडेशन और सिमुलेशन जो है, इन पे हो गई हमारी बात। अकोमोडेशन क्या है?
अगली स्लाइड पे आए। इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे हैज गिवन मोस्ट इंपॉर्टेंस टू एज, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड हेरिडिटी। एक ही बात है, थिंकिंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एज। एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसी तरह कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बढ़ती जाती है। नो फिजिकल एक्टिविटी कैन मेक थिंकिंग इम्प्रूव इफ एज डज नॉट इंक्रीज। पियाजे कहता है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपकी थिंकिंग को बेहतर नहीं बना सकती, आपकी थिंकिंग को डेवलप नहीं कर सकती, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं कर सकती अगर एज ना बढ़े तो। इस पे काफ़ी लोगों को एतराज़ है। ये हम इस थ्योरी को ख़त्म करके देखेंगे कि इस पर क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी का, और इसको एजुकेशन में थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है हमने। तो अभी इसको देखें। कंटिन्यूस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है? यानी ये स्टेजेस में है, एक स्टेज फिर आगे दूसरी फिर आगे तीसरी, ऐसे लगातार नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। पियाजे कहता है डिसकंटिन्यूस है, जबकि जो मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि कंटिन्यूस होना चाहिए। मीन्स इट टेक्स प्लेस इन स्टेजेस विच आर इनवेरिएंट सिक्वेंशियल, जो तरतीबवार होते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अच्छा, एज को सामने रखते हुए पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस बनाई। अब सबसे पहली स्टेज जो है, जी इस पे मैंने थोड़ा इसलिए बताया कि कल हमारी बात हुई थी। जी एजुकेशन के हिसाब से इस तरह है कि ऑब्जेक्टिव होती है जो हार्ड एंड फास्ट रूल्स के मुताबिक, यानी देखें एक टेबल है, पूरी दुनिया उसको टेबल कहती है, तो आप उसको चेयर नहीं कह सकते, यानी आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। सब्जेक्टिव का मतलब होता है अपनी मर्जी करना। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो उसके हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, जो उसका एक नाम है, वही लेना जो दुनिया समझती है, जो पूरी दुनिया के सामने। ये आप अपनी जरा बंद करें तो आप भी गूंज रही है। हाँ वो उनके उनके एंड से कोई प्रॉब्लम आ रही है। जी, तो देखिए पहली स्टेज जो है ये है सेंसरी मोटर स्टेज, पैदाइश से लेकर 2 साल तक। अब हमें हर स्टेज पर हर स्टेज का नाम पढ़ना है, उसके नाम के अंदर किसी के उस स्टेज के मीनिंग्स हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उस नाम के अंदर। तो ये आपने जो भी इस स्टेज का जो भी नाम है, उस नाम को ध्यान में रखना है कि उस नाम से वो क्या क्या बताना चाहता है, उस नाम में क्या मीनिंग है उसके, उस स्टेज की करेक्टरिस्टिक उस नाम में छुपी हुई है। अब उस पियाजे ने जो स्टेज दिए हैं, हर स्टेज में कितनी तरह की थिंकिंग जो है वो उसने बयान की है कि कितनी तरह की थिंकिंग कर सकता है। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, बच्चे की जब डेवलपमेंट हो रही होती है, एज बढ़ रही होती है, तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के साथ साथ बच्चा किस किस तरह की कितनी तरह की थिंकिंग जो है वो कर सकता है। देखें, न्यू बॉर्न बेबी जो है, इसमें देखें हाउ नॉलेज कॉग्निशन डेवलप्स सेंसेस एंड मोटर्स। ये सबसे पहले तो इसको देखें, आपके इसका नाम क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। यानी बच्चा सेंसेस के जरिए सीखता है और मोटर एक्शन के जरिए सीखता है। मोटर एक्शन यानी मोटर यानी मसल्स, मसल्स के इस्तेमाल करके, यानी बच्चा अपने सेंसेस से और मसल्स का इस्तेमाल करके सीखता है। इस स्टेज का तो मानी ये हो गया इसके नाम का। अब न्यू बॉर्न जो हैं उनके अंदर बहुत सारे रिफ्लेक्स होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। इस स्टेज में रिफ्लेक्स एक्शन एंड हो जाते हैं, यानी 2 साल, पैदाइश से लेकर 2 साल तक इसी स्टेज के अंदर जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो एंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जो बच्चा अपनी मर्जी से नहीं करता, इन बॉर्न उसके अंदर वो चीज़ होती है। वो रिफ्लेक्स एक्शन की मैं आपको एक एग्जांपल ये भी दूं कि जैसे हम आंख झपकते हैं, आंख जो है वो अपनी मर्जी से बाज़-औक़ात हम हमारा नाम हम ना भी चाहें तो आंख झपकी जाती है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है।
तो बच्चा जब पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो बाद में एज बढ़ने के साथ साथ कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस खत्म हो जाते हैं, कुछ जो हैं वो देर तक चलते रहते हैं। जैसे ये मैंने आंख के झपकने का बताया, ये तो शायद सारी उम्र भी कुछ लोगों में चलता रहता है। तो बच्चे के अंदर डिफरेंट जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो स्टार्ट होते हैं उसके पैदा होने से ही, और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे रिफ्लेक्स। जी जी। नहीं, जो चीज़ लर्न की जाती है वो रिफ्लेक्स नहीं है, ये खुद बच्चे के अंदर मौजूद होते हैं। जब वो पैदा होता है तो ये बच्चा खुद से नहीं करता। इसमें 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 ना बड़े मशहूर रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ, फिर बात ना वो ज़रा ज़्यादा जब तफसील में जाते हैं ना तो स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसलिए मैं, चलें हो सकता है ये आपके एग्जाम में भी आ जाए, वैसे इतना डीप होता नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन में रूटिंग है। रूटिंग, गाल पर टच करने से बच्चा जो है वो सर मोड़ के ऐसे मुंह खोलता है। गाल पर टच करें बच्चा सर मोड़ के ऐसे मुंह खोलता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ये 3-4 माह की एज तक ये बल्कि 6-7 माह की एज तक ये खत्म हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक रिफ्लेक्स एक्शन का नाम है मोरो, MORO, मोरो। ये इस रिफ्लेक्स एक्शन का नाम होता है। ये यानी बच्चे जो आवाज़ पर रिएक्ट करते हैं, वैसे तो आवाज़ पर रिएक्शन सारी उम्र होता है, लेकिन जब जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं वो आवाज़ पर ज़्यादा से असर करते हैं, और वो ऐसे अपनी जो बैक है ना इसको मोड़ कर कर्व करने की कोशिश करते हैं जब कोई तेज़ आवाज़ सुनते हैं। तो इसको मोरो कहते हैं, इस रिफ्लेक्स एक्शन को। ये भी 6-7 माह तक ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा बच्चे की जो मुट्ठी है उसके अंदर अगर आप उंगली रखें न्यू बॉर्न बेबी की, तो वो खुद से ही मुट्ठी को बंद कर लेता है। ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, और ये बड़ा कॉमन रिफ्लेक्स एक्शन है। ये भी 3-4 माह की उम्र में ये खत्म हो जाता है। ये ग्रास्प करना मुट्ठी, यानी बच्चे ने ऐसे मुट्ठी खोली हुई है, आप उसके हाथ में उंगली रख दे वो फौरन से बंद कर लेगा। और ये बच्चा जो है वो यानी एम के तौर पर नहीं करता, उसके अंदर ये रिफ्लेक्स एक्शन मौजूद है। ये बच्चे का एम नहीं है, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका एम नहीं होता, एम थोड़ा बाद में स्टार्ट होता है। तो एक और रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी बबिन्सकी उसको कहते हैं। ये जो है ना साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बड़ा क्लोजली इसको एक्सपीरियंस किया। बबिन्सकी, बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। बबिन्सकी जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये पाँव पे अगर कोई ऐसे पाँव को स्ट्राइक करें ना, स्ट्रोक करें, तो बच्चे का जो ये होता है, उसको आप कह लें टोज जो होते हैं बच्चे के, वो ऐसे बाहर को निकलते हैं, फैन आउट होते हैं, और थोड़े से वो पाँव जो है वो कर्व करता है बच्चा। ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, इसको बबिन्सकी कहते हैं। ये रूटिंग, मोरो, ग्रास्प, बबिन्सकी, ये रिफ्लेक्स एक्शंस के नाम हैं, जो इस स्टेज में अमूमन ख़त्म हो जाते हैं पैदाइश से 2 साल की उम्र के अंदर अंदर। ज़्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन पहले साल में ही ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये बात कर रहे थे कि जो भी स्टेज है उसके नाम के अंदर मीनिंग छुपे हैं। अब सेंसरी मोटर स्टेज है, तो सेंसरी जो लफ्ज़ है ये सेंसेस से आया है। अब बच्चा जो है वो इतनी छोटी उम्र का बच्चा सेंसेस के ज़रिए सीखता है या अपनी मोटर्स के ज़रिए सीखता है? यानी इतने छोटे बच्चे को लैंग्वेज का तो नहीं पता ना, इतने छोटे बच्चे को लैंग्वेज अभी नहीं आती। बेशक उसकी वोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अ, उसको अभी लैंग्वेज नहीं आती। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी सेंसेस से और मोटर एक्शन से सीखेंगे, अपने मसल के इस्तेमाल से सीखेंगे। देखिए, पहले वीक में जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बच्चा जो है वो टच को फील करता है, यानी करने से अगर उसको पेन फील होती है तो वो पेन भी फील करता है। बच्चा जो है वो सुनता भी है, मैं सेंसेस की बात कर रहा हूँ, यानी टच को भी फील करता है, सुनता भी है। स्मेल और टेस्ट की कैपेसिटी भी न्यू बॉर्न में मौजूद होती है। बच्चा जो है वो देखता भी है, और 3 माह से पहले पहले वो कलर डेफिशिएंट होता है थोड़ा सा, यानी उसको कलर में तमीज़ करना मुश्किल होता है 3 माह तक। लेकिन 3 माह की उम्र में पहुंचने के बाद उसका कलर विजन भी डेवलप हो जाता है, यानी वो कलर में भी तमीज़ करना शुरू कर देता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है अगर आप लोगों को पहले इस बात का नहीं पता तो। यानी 3 माह का बच्चा जो है वो कलर्स में डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है। ये ये रिसर्च है इस पर।
तो यानी बच्चे के अंदर ये सारी सेंसेस मौजूद होती हैं। तो ये जो बच्चे की थिंकिंग डेवलप होती है इस स्टेज पर, वो थिंकिंग डेवलप होती है सेंसेस के ज़रिए और मोटर्स के ज़रिए, यानी उसकी इन टच के ज़रिए, स्मेल के ज़रिए, टेस्ट के ज़रिए, देखने से, सुनने से ये उसकी थिंकिंग डेवलप होती है। और दूसरा, जब वो किसी चीज़ को अपने मसल्स का इस्तेमाल करता है